वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज नगेट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वो हम हमारे हैंड रिटन नोट से कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम कम्प्लीटली रिवाइज कर देंगे, तो आप एंड तक ज़रूर देखना। इस पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी रिवीजन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। में जो पहली यूनिट है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इस यूनिट में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन के बारे में पढ़ेंगे। चेंजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन हम अब पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से कौन से चेंजेस आए। पहली चीज़ है इसमें कि जो शिफ्ट फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी, जो गवर्नमेंट है वो अब मोनार्की से डेमोक्रेसी में आ गई थी। अब लोगों ने मोनार्की को अपोज करना शुरू कर दिया था। न्यू फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एक नया नेशनल फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रांस में। फ्रेंच वॉज स्टेटेड एज द नेशनल लैंग्वेज, कोई भी और लैंग्वेज को बंद कर दिया गया था और फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था। न्यू नेशनल एंथम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जैसे उन्होंने पहले नेशनल फ्लैग इंट्रोड्यूस किया था वैसे ही अब नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस कर रहे थे। स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल, जो उनका स्टेट जनरल था वो अब कॉमन पीपल से इलेक्ट होने लगा था। स्टेट जनरल मतलब कि जो उनकी गवर्नमेंट वो अब कॉमन पीपल इलेक्ट कर रही थी उसको। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद स्टेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जारी किया गया जिससे लॉ सभी के लिए इक्वल होता था। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर एबॉलिश्ड, जो अंदर की जो कस्टम ड्यूटीज़ थी, जो भी टैक्सेस थे, टैरिफ्स थे, वो सभी हटा दिए थे। फ्रेंच आर्मी स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशन इन द रेस्ट यूरोप, और जो फ्रेंच आर्मीज़ थी उन्होंने पूरे यूरोप में ये आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फैला दिया था। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे नेशन की जो फीलिंग है, जैसे कि हम इंडिया से हैं तो हमें इंडिया की फीलिंग आएगी, इंडिया की नेशनलिज्म की फीलिंग, तो वो होती है नेशनलिज्म। इन्हें अब इनकी फीलिंग आ रही थी इनकी फ्रेंच होने की, तो इसे कहते हैं नेशनलिज्म। नेपोलियन बोनापार्टे आए उसके बाद। नेपोलियन बोनापार्ट केम इन फ्रांस इन 1799 फॉर पावर, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में आए 1799 में। उनको पावर चाहिए थी इसलिए वो फ्रांस में आए। वो पहले एक मिलिट्री जनरल थे, बाद में वो वहाँ के एम्परर बन गए थे। नेपोलियन इंट्रोड्यूस नेपोलियन कोड विच मीन्स इट्स लॉज, नेपोलियन ने एक नेपोलियन कोड इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब कि उसने अपने अपने जो लॉज है वो बनाए कि जो सभी को फॉलो करने होंगे। नेपोलियन के यहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट्स थे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, मतलब कि कोई कुछ अच्छे पॉइंट्स भी थे और कुछ बुरे पॉइंट्स भी थे। जो पूरे पॉइंट्स है, पॉजिटिव पॉइंट्स है, वो हम देखेंगे। पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ नेपोलियन कोड: एबोलिश्ड सर्फडम, सर्फडम को एबॉलिश कर दिया था। यहाँ पे सर्फडम का अगर मीनिंग देख लेते हैं हम, सर्फडम क्या होता है। पीजेंट्स वर्क फॉर किंग्स एंड इट्स अदर मैन फॉर फ्री, जब वो पीजेंट्स होते हैं वो अपने उन अलग मैन्स की तरह वो किंग और उनके मैन को फ्री में काम करते थे, उनका गुलाम एक तरह से गुलाम बने रहते थे, उसको हम सर्फडम बोलते हैं। और उसने सर्फडम ख़त्म कर दिया था, उसने सर्फडम एबॉलिश कर दिया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भी सिस्टम है और कम्युनिकेशन का वो सभी उसने इम्प्रूव कर दिया था। ट्रेड बैरियर्स वर एबॉलिश्ड, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेस वॉज इंट्रोड्यूस्ड, वो सभी के सभी ट्रेड बैरियर्स वो एबॉलिश कर दिए थे। एबॉलिश का मतलब ख़त्म होना, और सभी के ट्रेड बैरियर्स एबॉलिश कर दिए थे और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेस इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब कि सभी के लिए जो वेट है वो बराबर होगा। जैसे कि हमारे फ्रेंच में जाएंगे तो भी 1 किलो होगा, और अगर हम जर्मनी में जाएंगे तो भी 1 kg रहेगा। तो ये यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट कहते हैं इसको। और फोर्थ पॉइंट है इसमें, प्रिविलेजेस बाय बर्थ वर टेकन अवे फ्रॉम द किंग्स एंड देयर सन्स, और जो किंग्स थे उनके जो बेटे थे, जो प्रिंस कहलाते थे, उनसे सभी जो बर्थ राइट्स है वो छीन लिए गए थे। जैसे कि जो राजा का बेटा राजा बनेगा वो अब लॉ ख़त्म हो गया था, अब जो स्टेट जनरल है वो इलेक्ट होने लगा था। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स देख रहे हैं हम इसके। फर्स्ट पॉइंट है सेंसरशिप वॉज इंट्रोड्यूस्ड, मीडिया वॉज फोर्स टू कीप देयर माउथ शट। सेंसरशिप जो होती है वो होती है कि जो मीडिया होती है, जो टीवी न्यूज़पेपर्स, वो सभी अपना माउथ शट रखते थे, मतलब कि वो कुछ भी नेपोलियन के खिलाफ बोलते नहीं थे, वो हमेशा नेपोलियन को अच्छा दिखाते थे न्यूज़पेपर्स में, टीवी में। ये होती है सेंसरशिप। उसने सेंसरशिप इंट्रोड्यूस की थी ताकि कोई भी उसके बारे में बुरा ना बोले और वो हमेशा पावर में रहे।
स्नैच्ड वोटिंग राइट्स फ्रॉम वुमेन्स, और उसने वुमेन से वोटिंग राइट्स छीन लिए थे। फर्स्ट पीपल टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, उसने पीपल को वहाँ फ्रांस के लोगों को फोर्स किया था कि वो फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करें। उसने ऐसा क्यों किया था वो हम देख रहे हैं। टू मेक हिज आर्मी स्ट्रॉन्गर विद मोर सोल्जर्स, उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बना पाए, क्योंकि जितने ज़्यादा सोल्जर्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग होगी, और वो और भी एरियाज़ कैप्चर करना चाहता था, जैसे उसने फ्रांस का कैप्चर किया। और उसके लिए उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए स्ट्रॉन्ग आर्मी, और स्ट्रॉन्ग आर्मी उसे मिलेगी मोर सोल्जर्स से। इसलिए उसने पीपल को फोर्स किया कि वो फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करे। इसमें फोर्थ पॉइंट है वो कि इंक्रीज द टैक्स, उसने बहुत सारे टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए थे और सभी टैक्स बढ़ा दिए थे। नेपोलियन बहुत देर तक टिक नहीं पाया, और वो वहाँ पे उसने बैटल ऑफ वाटरलू में उसे हरा दिया गया। वाटरलू एक जगह का नाम है जो ब्रुसेल्स में है, और नेपोलियन के खिलाफ रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन ने लड़ाई की थी। इसको आप प्रैब से याद रख सकते हैं, PRAB, P से प्रशिया, R से रशिया, A से ऑस्ट्रिया एंड B फॉर ब्रिटेन। इन चारों कंट्रीज़ ने मिलकर नेपोलियन के ख़िलाफ़ एक बैटल किया था। 1799 से लेकर 1815 तक हुआ था ये बैटल, और इसके बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ वियना, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इस बैटल में नेपोलियन था वो डिफ़ीट हो गया था, नेपोलियन हार गया था, और नेपोलियन 1815 तक ही पावर में रहा था। नेपोलियन लॉस्ट द बैटल, डेमोक्रेसी वर इंट्रोड्यूस अगेन, डेमोक्रेसी फिर से इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, क्योंकि नेपोलियन ने फिर से आके वहाँ पे मोनार्की चला दी थी। वो एक तरह से मोनार्की तो नहीं, वो डिक्टेटरशिप बोल सकते हो आप उसे। तो लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो, और लेकिन नेपोलियन ने वहाँ पे आके फैला दी डिक्टेटरशिप। इसलिए जो प्रैब है उन्होंने रसिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन उसने वहाँ से हटा दिया। ये प्रशिया एक बार ऊपर आएगा, इसलिए आप मैच कर सकते हो, PRAB। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं थर्ड पेज पे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूनिट 2। हमने अभी पहली यूनिट फिनिश कर ली, अब हम आ गए यूनिट 2 पे। यूनिट 2 है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि नेशनलिज्म यूरोप में कैसे बना वो हम देखेंगे। ये यूनिट 2 है। 1750 की बात है ये। एरिस्टोक्रेसी, हाँ, ये जो फ्रांस थी, यूरोप थी, बेसिकली पूरा यूरोप, उसमें दो क्लासेस हुआ करती थी पहले तो। पहली क्लास थी एरिस्टोक्रेसी और दूसरी क्लास थी पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी जो क्लास थी वो थी एलिट रिच क्लास, मतलब कि बहुत वो रिच थी, उनके पास पूरा पैसा था, ज़मीन थी उनके पास, और वो बहुत ही माइनॉरिटी में थे, मतलब कि वो बिल्कुल बेसिकली 10% ऑफ द पॉपुलेशन थे एरिस्टोक्रेसी जो लोग थे। और पीजेंट्री थे, वो थे फार्मर्स, जो गरीब थे, जो जिनके पास लैंड नहीं थी और वो फार्मिंग करते थे, वो थे पीजेंट्री, उनको बोलेंगे उस ग्रुप ऑफ पीपल को, और वो थे मेजॉरिटी में। ये दो क्लास थी, और लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से यहाँ पे तीसरी नई क्लास इंट्रोड्यूस हो गई थी, वो थी मिडिल क्लास। जो पीजेंट्री थे वो कुछ पीजेंट्री के लोग वो कुछ मॉडर्नाइज होने लगे, और पीजेंट्री के ही लोग मिडिल क्लास में जाने लगे। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही ये मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ। इस मिडिल क्लास में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें आते हैं डॉक्टर्स, क्लर्क्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, जितने भी ये डॉक्टर्स है वगैरह, क्लर्क्स वगैरह, ये सभी मिडिल क्लास में आते हैं। दे इंट्रोड्यूस नेशनलिज्म फॉर फर्स्ट टाइम इन यूरोप, उन्होंने नेशनलिज्म को फर्स्ट टाइम इन यूरोप देखा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। ये 1750 की बात है, और 1750 बहुत पहले की बात है, यानी कि उन्होंने पहली बार नेशनलिज्म इंट्रोड्यूस किया। उनकी दो आइडियोलॉजी थी, हम दोनों आइडियोलॉजी का एक बार देखेंगे। पहली आइडियोलॉजी थी उनकी नेशनल यूनिटी की। नेशनल यूनिटी होती है शेयर्ड कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, टेरिटरी, मतलब कि एक नेशन की यूनिटी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रांस में कुछ पीपल हैं, उनका जो कल्चर है वो शेयर्ड है, उनकी जो लैंग्वेज है वो एक है, ट्रेडिशन कॉमन है, उनका टेरिटरी कॉमन है, इसको हम बोलेंगे नेशनल यूनिटी। डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चर वर शेयर्ड बाय पीपल ऑफ फ्रांस, अलग अलग जो कल्चर्स थे वो शेयर करते थे फ्रांस में। ये उनकी पहली आइडियोलॉजी जो है नेशनल यूनिटी। उनकी दूसरी आइडियोलॉजी है वो है कि लिबरल नेशनलिज्म। इसमें पहला पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो इनका जो लिबरल नेशनलिज्म है
उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और मोनार्की भी हो। ऐसा उन्होंने एक गवर्नमेंट फॉर्म किया कि जो राजा है वो काम तो करे लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे और वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। ये उन्होंने उनको नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये उनकी सेकेंड आइडियोलॉजी में है, जो है लिबरल नेशनलिज्म। इसमें दूसरा पॉइंट है वो है एबोलिश्ड कस्टम ड्यूटीज़। उसने, हाँ, कस्टम ड्यूटीज़ एबोलिश्ड कर दी गई थी। ये उसका बेसिकली दूसरा पॉइंट है कि लिबरल नेशनलिज्म में क्या होना चाहिए, उसमें कस्टम ड्यूटीज़ एबोलिश कर देनी चाहिए। 1834 ज़ोलवरेन कस्टम यूनियंस फॉर्म्ड। 1834 में ज़ोलवरेन नाम का एक कस्टम यूनियन था, वो फॉर्म किया गया। रिड्यूस्ड करेंसी, और वहाँ पे एक करेंसी बहुत ज़्यादा थी। आप इनमें से मेजर पॉइंट्स याद कर लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट हो गया और एक ये रिड्यूस्ड करेंसी वाला हो गया, और एक थर्ड सेंसरशिप एबॉलिश्ड। इसमें अगर आप ये तीन पॉइंट याद कर लेंगे तो वो काफ़ी होगा। इसमें था कि ये रिड्यूस्ड करेंसी है। पहले जो था कि यूरोप में बहुत सारी करेंसीज थी, ऑलमोस्ट 30 करेंसीज थी, और उन्हें घटा के 2 करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे उन्हें अपनी करेंसी बार बार चेंज करनी पड़ती थी, और कई इंडस्ट्रियलिस्ट का उसमें लॉस भी हो जाता था। इसलिए उन्होंने वहाँ पे जो है वो करेंसीज वो रिड्यूस करके 2 पे ले आए थे वो करेंसीज को। सेंसरशिप अबॉलिश्ड। सेंसरशिप पहले हमने देखा था कि जो मीडिया है उसका मुंह बंद रखने की जो बात है वो होती है सेंसरशिप, वो भी ख़त्म कर दी गई थी। फिर जो डिफीट ऑफ नेपोलियन है वो हम देखेंगे कि यहाँ पे 1815 में नेपोलियन की हार हो गई थी। नेपोलियन हार गया था। कंजर्वेटिज्म एंड रिवॉल्यूशनरी, ये हमारा दूसरा पड़ाव आ गया। इसमें है कि कंजर्वेटिज्म, और कंजर्वेटिज्म का मीनिंग जानेंगे। इसमें कंजर्वेटिज्म क्या होता है। टू सेव समथिंग, नो चेंज इन आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। कंजर्वेटिज्म का जो मीनिंग है वो एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिस आइडियोलॉजी में जो हमारे कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो सेव्ड रहे, कंजर्व्ड रहे, उनमें कोई चेंज ना आए। इसे बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। और जो कंजर्वेटिव्स थे वो थे किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट्स, मतलब कि जो किंग्स राजा थे और एरिस्टोक्रेट्स थे वो ये चाहते थे कि वो कंजर्वेटिव रहें और उनकी जो कल्चर है, ट्रेडिशन, उनमें कोई चेंज ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मिडिल क्लास है ये आ गए थे, ये चाहते थे कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बने, लेकिन जो राजा है वो तो अपना कल्चर और ट्रेडिशन वो खोना नहीं चाहते थे। वो तो चाहते थे कि हम ही राज करें, राजा है हम तो इसलिए हम ही राज करें। तो ये जो राजा है वो कंजर्वेटिज्म माने जाएंगे, क्योंकि वो अपने जो कल्चर है, जो राजा का कल्चर है, उसे कंजर्व करना चाहते थे, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो उसे ख़त्म करना चाहती थी। इसमें जो मैंने कहा था आपको ट्रीटी ऑफ वियना, वो इस पेज पे देख लेते हैं हम। ट्रीटी ऑफ वियना एक ऐसी ट्रीटी है जो नेपोलियन और प्रैब यानी कि प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के बीच में साइन की गई थी। इस ट्रीटी में क्या होता है, क्या था वो हम देखेंगे। टू रिवर्स द चेंजेस ऑफ नेपोलियन। इस ट्रीटी में ये हुआ था कि नेपोलियन ने जो भी नेगेटिव पॉइंट्स बेसिकली लाए थे फ्रांस में, वो उन सभी को रिवर्स करना मतलब कि हटा देना, वापस पहले जैसा ले आना, वो अब रिवर्स कर दिए जाएंगे ट्रीटी ऑफ वियना के तहत। इसमें पहली चीज़ है वो है रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, मतलब कि जो प्रैब थे उन्होंने ये चाहा कि अगर अब मोनार्की फिर से रिस्टोर हो, क्योंकि उसने तो डिक्टेटरशिप इंट्रोड्यूस करती थी, लेकिन जो प्रैब है वो चाहते थे कि मोनार्की इंट्रोड्यूस हो। इसलिए जो बोर्बन डायनेस्टी है, बोर्बन डायनेस्टी एक ऐसी ये फ्रांस की जो राजा महाराजा थे उनकी जो डायनेस्टी है उसे बर्बन डायनेस्टी कहते हैं। किंग बर्बन किंग वहाँ के थे, एक बर्बन डायनेस्टी से वहाँ पे वो। बाउंड्रीज बाय सेटिंग सीरीज ऑफ स्टेट टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। उन्होंने बाउंड्री सेट कर दी थी फ्रांस की, ताकि कोई भी उनके यहाँ पे आकर हमला ना कर दे और उनकी जो टेरिटरी है वो छीन ना ले। इसलिए उन्होंने जो बड़ी बड़ी जो बाउंड्रीज है वो बना दी थी फ्रांस की। ये हुआ था ट्रीटी ऑफ वियना में। ऑस्ट्रिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ नॉर्थ इटली। जो ऑस्ट्रिया है उसे एक नॉर्थ इटली का एक छोटा सा पार्ट दे दिया गया था। और नॉर्थ इटली के बारे में हम बेसिकली 4th यूनिट में या फिर 3rd यूनिट में पढ़ेंगे। आगे आएगा इटली के उनके यूनिफिकेशन के बारे में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें पहले आप ये देख लीजिए कि जो ऑस्ट्रिया है उसको एक इटली का पार्ट दे दिया गया था।
अ पार्ट ऑफ पोलैंड वॉज गिवन टू रशिया, और कुछ पोलैंड का पार्ट रशिया को दे दिया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। ये एग्ज़ाम में आने का इनका बहुत चांसेस है। ट्रीटी ऑफ वियना काफ़ी बार 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। इसमें फोर्थ पॉइंट है वो है 39 स्टेट फेडरेशन ऑफ नेपोलियन वॉज अनटच्ड। जो उनकी 39 स्टेट फेडरेशन थी, नेपोलियन की एक फेडरेशन थी, मतलब कि जो उनके फ्रांस में 39 स्टेट्स हैं, उनको उसने फेडरेशन, मतलब कि जो फ्रांस के आसपास उन्होंने 39 स्टेट्स और भी ले लिए थे और उनका एक फेडरेशन बनाया था। फेडरेशन मतलब कि बेसिकली ग्रुप, वो उन्हें अनटच की, मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं लाया। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें कोई चेंज नहीं लाया गया नेपोलियन के। ये एक ऐसा पॉइंट है। कंजर्वेटिज्म रिजाइम्स वर मोनार्की टू रिस्टोर वांटेड मोनार्की टू रिस्टोर। जो कंजर्वेटिव रिजाइम्स हैं वो ये चाहती थी कि मोनार्की फिर से रिस्टोर हो, और रिवोल्यूशनरीज थे पीजेंट्स एंड मिडिल क्लास पीपल। अब हम रिवॉल्यूशनर के बारे में पढ़ेंगे। रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो होते हैं, उनकी जो रिवॉल्यूशन करते हैं वो बेसिकली कहलाते हैं रिवॉल्यूशनरीज। रिवॉल्यूशनरीज कौन थे? वो थे पीजेंट्स, मिडिल क्लास पीपल, वो सभी रिवॉल्यूशनरीज थे। इसमें जो पहला जो रिवॉल्यूशनरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी है, इसका नाम है गिज़प मज़ीनी। ये एक इटली का रिवॉल्यूशनरी है और इसने एक सीक्रेट सोसाइटी इंट्रोड्यूस की थी। उस सीक्रेट सोसाइटी का नाम था यंग इटली। सेंसरशिप वॉज इम्पोज्ड इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशनरी। ये एक इम्पोर्टेंट ये रिवॉल्यूशनरी है। उन्होंने सेंसरशिप इंट्रोड्यूस कर दी थी गिज़प मज़ीनी। सेंसरशिप फिर से याद करें कि जो मीडिया है वो कुछ भी ना बोले, वो अपना माउथ शट रखे। गिज़प मज़ीनी ऐसा ऐसा कहा था, मतलब कि बेसिकली वो रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे। जैसे कि ट्रीटी ऑफ वियना के तहत जो प्रेब वाले कंट्रीज़, उन्होंने तो ट्रीटी ऑफ वियना के तहत वापस फिर से मोनार्की लाना चाहा, लेकिन जो गिज़प मज़ीनी है ये फिर से डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहते थे। मतलब कि यहाँ पे एक जिगजैग्स वाला हो गया है। पहले उसमें मोनार्की थी, फिर नेपोलियन आया, उसने डिक्टेटरशिप लाई, फिर से मोनार्की हो गई ट्रीटी ऑफ वियना ने, और फिर से अब ये रिवॉल्यूशन करके रिवॉल्यूशनरीज फिर से डेमोक्रेसी वापस लाना चाहते हैं। तो ये बेसिकली जिगजैग जैसा हो गया। उन्होंने इसलिए गिज़प मज़ीनी डेमोक्रेसी को लाने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की गई। इटालियन रिवॉल्यूशनरी था ये, एक गिज़प मज़ीनी था। ये मेंबर ऑफ एसएस कार्बोनर्स था। एक ये एसएस कार्बोनर्स एक ये फेडरेशन है, उसका ये मेंबर था। इसे आप अब नाम से याद रख लीजिए बस एक बार। फॉर्मेशन ऑफ 2 सीक्रेट सोसाइटीज़, उसने 2 सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की गई थी। पहली सीक्रेट सोसाइटी थी वो थी यंग यूरोप, और दूसरी सोसाइटी थी यंग इटली। जो यंग यूरोप है वो एस्टेब्लिश की गई थी बर्न में, और जो यंग इटली है वो एस्टेब्लिश की गई थी मैसियोज में। ये दोनों जगह के नाम है मैसियोज एंड बर्न। तो गिज़प मज़ीनी की एक तरह से हमने छोटी स्मॉल बायोग्राफी पढ़ ली हमने, और यहीं पे हमारा ख़त्म होता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में बेसिकली क्या था? यूनिट नंबर 2 ऐसे एंड हुआ कि इसमें जो रिवॉल्यूशनरी है उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। जैसे कि गिज़प मज़ीनी है, हमने गिज़प मज़ीनी का इंट्रोडक्शन पढ़ा। ये रिवॉल्यूशनरीज एक रिवॉल्यूशनरी थे, इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3। ये है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। जैसे कि हमने पहले यहाँ पे देखा कि ये जो रिवॉल्यूशनरी थे गिज़प मज़ीनी, और वो यहाँ पे आएंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशन में, मतलब कि वो जो ये रिवॉल्यूशन करेंगे रिवॉल्यूशनरीज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो रिवॉल्यूशन होंगे वो होंगे 1830 से लेकर 1840 तक। यहाँ पे हम कुछ रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे, हम रिकैप करेंगे इसका पूरा एक बार। रिवॉल्यूशनर मीन्स लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म। जो रिवॉल्यूशन है उसे बेसिकली लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के साथ अटैच कर दिया गया था। रिवॉल्यूशन मतलब कि किसी चीज़ में चेंज लाया जाना। जैसे कि फिर से वो जो गिज़प मज़ीनी और उनकी जो क्लैन है वो फिर से डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहते थे। इसलिए वो कैसे करेंगे? वैसे घर पे बैठे बैठे तो होगा नहीं डेमोक्रेसी रिस्टोर, इसलिए उन्होंने चाहा कि वो रिवॉल्यूशन से डेमोक्रेसी को फिर से रिस्टोर करें। इसमें जो पहली रिवॉल्यूशन है वो है जुलाई रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन हम देखेंगे, नाम से ही पता लग रहा है ये हुई थी जुलाई में, और ये हुई थी फ्रांस में। इसका नाम इस जुलाई रेवोल्यूशन इसलिए है क्योंकि ये जो रेवोल्यूशन है वो जुलाई में हुआ था। ये हुआ था फ्रांस में 1830 में है। ये अब डेट्स याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज सेटअप। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप कर दी गई थी फ्रांस में एक रिवॉल्यूशन के तहत। लुइस फिलिप हेड को बना दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। जैसे हमने पहले देखा, हमने यहाँ पे
इनका जो आइडियोलॉजी है उसमें हमने देखा कि जो ये मिडिल क्लास लोग थे, इन्हें हम बेसिकली रिवोल्यूशनरी बोल सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का यहाँ पे जिक्र किया और ये इन्हें यहाँ पे फिर से लागू करना चाहते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर से लागू करना चाहते हैं, वो उनकी वहाँ पे आइडियोलॉजी नहीं रही, अब ये इनको लागू कर रहे हैं। और उन्होंने जुलाई रेवोल्यूशन के तहत वो लागू भी कर दी थी। इसलिए जो अब फ्रांस है, 1830 के बाद फ्रांस में अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही थी और उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड था, वो अब था लुइस फिलिप। लुइस फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बना दिया गया था और उनका जो पुराना जो राजा था उसे अब बेसिकली थ्रोन से फेंक दिया गया था, उसे हटा दिया गया था राजगद्दी से। और इसमें दूसरी जो रेवोल्यूशन है वो है रेवोल्यूशन ऑफ ब्रुसेल्स। नाम से ही पता लग रहा है, रेवोल्यूशन ब्रुसेल्स का मतलब है कि ऐसा रेवोल्यूशन जो ब्रुसेल्स में हुआ हो। ब्रुसेल्स है बेल्जियम की कैपिटल, और जो ये ऐसा ये रेवोल्यूशन है जो ब्रुसेल्स में हुआ है, इसमें है कि बेल्जियम रिवोल्टेड अगेंस्ट यूके टू गेट फ्रीडम एंड ब्रोक अवे फ्रॉम यूके एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। यहाँ पे हम बहुत सारे रिवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला रिवोल्यूशन था जुलाई रिवोल्यूशन, दूसरा रिवोल्यूशन में रिवोल्यूशन ऑफ ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में क्या था कि जो बेल्जियम था वो यूके का गुलाम था, जैसे कि पहले इंडिया भी तो गुलाम था यूके का, इसलिए कॉलोनी बोल सकते हैं हम। बेल्जियम यूके की कॉलोनी थी और बेल्जियम ने चाहा कि हम फिर से इंडिपेंडेंस को हासिल करें, इसलिए उन्होंने रिवोल्ट किया और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, इंडिपेंडेंट कंट्री। ये था रिवॉल्यूशन ऑफ ब्रुसेल्स। उन्होंने रिवोल्ट करके बेल्जियम को अपना इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया। अब तीसरा रेवोल्यूशन है वो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बेसिकली ये वॉर हो गया एक तरह से, इसको हम बेसिकली वो भी बोल सकते हैं, इसको हम रिवॉल्यूशन। ग्रीक स्ट्रगल टू गेट फ्रीडम फॉर इंडिपेंडेंस इन 1821। जो ग्रीक्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल करने के लिए स्ट्रगल किया, जैसे कि पहले इन्होंने ब्रुसेल्स के लोगों ने भी किया था स्ट्रगल, अब ये ग्रीक के लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ये तीन जो रिवॉल्यूशन है इन्हें आप याद रख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीस वॉज सपोर्टेड बाय अदर ग्रीक्स इन एग्जाइल। जो ग्रीस था वो अकेला तो लड़ नहीं सकता था इंडिपेंडेंस के लिए, सो उसे ना जो एग्ज़ाइल में बैठे लोग थे, एग्ज़ाइल मतलब कि जो देश से बाहर निकाल दिए गए थे लोग, वो ग्रीक्स उन्होंने सपोर्ट किया। जैसे कि कुछ लोग थे जो ग्रीस से बाहर निकाल दिए गए थे, उन ग्रीक्स ने ग्रीस को सपोर्ट किया ग्रीक को इंडिपेंडेंस कंट्री बनाने में, बेसिकली ग्रीक को इंडिपेंडेंस दिलाने में। मैनी वेस्ट यूरोपियंस भी काफ़ी सारों ने उनकी मदद की। पोइट्स, आर्टिस्ट, स्ट्रगल्स एंड मुस्लिम एम्पायर, ये काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो इसमें पोइट्स हो गया, आर्टिस्ट हो गया, मुस्लिम, बेसिकली मुस्लिम भी आ गए थे यहाँ पे। मुस्लिम ने भी उनका अच्छे तरह से साथ दिया था और इन्होंने इकट्ठे मिलकर अपने रिवॉल्यूशन किया था। पोइट लॉर्ड बायरन वेंट टू फाइट इन वॉर एंड डाइड ऑफ फीवर। जो पोइट लॉर्ड बायरन है, ये एक पोइट है, इंग्लिश पोइट है। ये वॉर में गए थे लड़ने के लिए, लेकिन ये फीवर की वजह से वहाँ पे मर गए थे, इनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। और अब यहाँ पे ये रिवॉल्यूशन यहीं पे ख़त्म होते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं एक ट्रीटी पे। जैसे हमने पहले ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में पढ़ा था कि कैसे उसमें वापस से मोनार्की रिस्टोर कर दी गई थी और बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे। अब हम पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में। ये ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई थी ग्रीस में, 1832 में हुई थी, रिकॉग्नाइज्ड ग्रीक एज इंडिपेंडेंट स्टेट। जो ग्रीस है उन्होंने एक ट्रीटी की थी, जिसमें उस ट्रीटी के क्या हुआ था कि जो ग्रीस है उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया गया था, इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये थी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। हम इस चैप्टर में काफ़ी रिकैप करेंगे, काफ़ी छोटा छोटा पढ़ेंगे इसके बारे में हम। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है जो है रोमांटिसिज्म, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रोमांटिसिज्म की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ नेशनल सेंटिमेंट। इट इंक्लूड्स कल्चर, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक विच एक्सप्रेसेस नेशनलिस्ट फीलिंग। जो रोमांटिसिज्म है, इस मीनिंग क्या है बेसिकली वो हम देखेंगे। इसका मीनिंग है कल्चरल मूवमेंट, कोई भी एक कल्चर हो, कल्चर के को बचाने के लिए कोई मूवमेंट करे, उसको हम बोलेंगे रोमांटिसिज्म। टू डेवलप अ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, नेशन की फीलिंग को जगाने के लिए अगर हम कल्चर का इस्तेमाल करें उसे हम बोलेंगे रोमांटिसिज्म। इसमें इंक्लूड होते हैं
कल्चर, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक विच एक्सप्रेसेस नेशनलिस्ट फीलिंग। इसमें बेसिकली जो आर्ट है, पोइट्री है, पोएम सुनाई गई थी, स्टोरीज सुनाई गई थी, म्यूज़िक सुनाए गए थे, जिसकी वजह से एक नेशन की फीलिंग है वो जगाई जा सके। इसे हम बोलते हैं रोमांटिसिज्म। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ पढ़ेंगे हम पोलैंड के बारे में। पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनलिस्ट फीलिंग वर केप्ट अलाइव बाय म्यूजिक एंड लैंग्वेज। जो पोलैंड है वो एक अब इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, किसी और देश ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। और नेशनलिस्ट फीलिंग, लेकिन नेशनलिस्ट फीलिंग फिर भी जगी हुई थी। कैसे? वो था रोमांटिसिज्म से। रोमांटिसिज्म का ये जादू है कि वो अभी भी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वो नेशनलिस्ट की उनकी फीलिंग है, एक उनकी नेशन की फीलिंग को कैसे जगाया गया था? म्यूज़िक और लैंग्वेज से। फॉर एग्जांपल कारोल कोरपिंकी सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल बाय म्यूज़िक एंड रोमांटिसिज्म। जो कारोल कोरपिंकी है वो थे एक बेसिकली पहले के महान व्यक्ति थे। उन्होंने सेलिब्रेट किया था एक नेशन स्ट्रगल बाय म्यूज़िक एंड रोमांटिसिज्म। उन्होंने नेशन के उनके जो, हालांकि उन्हें इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाई, लेकिन उनके स्ट्रगल को वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि उन्होंने स्ट्रगल तो किया है एटलीस्ट। इसे हम बोलते हैं रोमांटिसिज्म। ये एक रोमांटिसिज्म का एग्जांपल है, पोलैंड का एग्जांपल। अब हम यहाँ पे एक आखिरी चीज़ है वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इस ये यूनिट यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बस ये आखिरी पॉइंट बचा हुआ है इसका कि हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 की बात है। पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो गई थी यूरोप में। बैड हार्वेस्ट हुआ था, फसल बहुत ख़राब हो गई थी, मे बी स्नो वगैरह गिरी होगी। फूड प्राइसेस वेंट हाई। जो फूड प्राइसेस है वो बेसिकली हाई तो होंगे ही, क्योंकि बैड हार्वेस्ट हुआ है, क्रॉप कम हो गई और प्राइसेस गए बढ़, और उससे होगी अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हाई हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ये हमने यहाँ पे देखा कि ये जो काफ़ी जैसे कि भूख, हंगर उसे बोलेंगे हम, कि पॉवर्टी आ गई थी यूरोप में 1830 के बाद, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई थी और वहाँ पे रिवोल्ट भी हुए थे पॉपुलर बहुत सारे। ये हम रिवोल्ट देख लिए, यहाँ पे 3 रिवोल्ट है ये। पहला रिवोल्ट था ये जुलाई रिवोल्यूशन, और दूसरा है ब्रुसेल्स का, और तीसरा ग्रीस का। ये तीनों आप याद रख लीजिए, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आ चुके हैं हम यूनिट नंबर 4 के। काफ़ी जल्द हमने यूनिट 3 भी कंप्लीट कर ली। अब आ गए हम यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। कि जर्मनी और जो इटली है वो कैसे एक इंडिपेंडेंट स्टेट बने और वो यूनिफाई कैसे हुए, बेसिकली उसके बारे में हम इस यूनिट में बात करेंगे। इसमें जो पहला जो कंट्री है, मेजर कंट्री, वो है जर्मनी। ये काफ़ी बड़ा कंट्री है। इसमें हम देखेंगे वन बाय वन कि क्या कुछ हुआ था। जो आपकी जो बुक की लैंग्वेज है वो काफ़ी बड़ी बड़ी है। एक पूरा पेज भरा गया है जर्मनी के ऊपर। अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको बेसिकली क्या पता समझ में ना आए, इसलिए आप जर्मनी से यहाँ से जर्मनी का जो ये है ये हमारे चैनल से देख सकते हैं। इसमें पहली चीज़ है वो है कि नेशनल फीलिंग वाइड स्प्रेड अमंग जर्मन्स। जो नेशन की जो फीलिंग है वो जर्मन्स में वाइड स्प्रेड थी, मतलब कि जो नेशन की जो एक फीलिंग होती है, नेशनलिज्म की फीलिंग, वो पूरे जर्मनी में फैली हुई थी। इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मनी। 1848 में जो जर्मनी के लोग थे उन्होंने जर्मनी को बेसिकली यूनिफाई करने का ट्राई किया। इसमें जो 1848 है उसमें जर्मनी के लोगों ने जर्मनी को यूनाइट करने का सोचा, और उन्होंने जो उनके आसपास की जो कंट्रीज़ है उन्होंने उनके फाइट करके उनको कब्ज़ा करने की कोशिश की। इनकी यूनिफिकेशन है, उनकी जो मतलब कि जो एक कंट्री है वो बहुत सारे स्टेट्स में बटा हुआ था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हमारा जो इंडिया है वो पाकिस्तान से अलग हो गया है। अगर इंडिया के लोग ये सोचे पाकिस्तान और इंडिया को यूनाइट करना है तो उसे हम बोलेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हो रहा है कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब जो जर्मनी है उससे रिलेटेड उसके आसपास और भी सारे स्टेट्स थे, उनको कब्ज़ा करना चाहते थे और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे। इसलिए जो जर्मनी के लोग हैं उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनके ऊपर अटैक करके वो एरिया हासिल कर लिया जाए और बाद में उसके ऊपर राज किया जाए। इसलिए उन्होंने अपने आसपास वाले स्टेट्स में वहाँ पे उन्हें यूनाइट करने का ट्राई किया,
लेकिन उनका सभी साथ नहीं दे रहे थे। उनके जो मोनार्की और मिलिट्री है वो उन्हें अपोज कर रहे थे। जो मोनार्की है बेसिकली जो वहाँ के राजा महाराजा है वो क्यों चाहेंगे अपना अपना जो राज्य है किसी और को देना, इसलिए वो उन्होंने अपनी आर्मी सेंड कर दी, वो उसको अपोज करने लगे, आर्मी और उसकी मिलिट्री सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर्स। लेकिन सभी उसे अपोज नहीं करते, कुछ लोग उसे सपोर्ट भी कर रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड ओनर्स। उन लैंड ओनर्स को हम जंकर्स भी बोलते थे पर्शिया में। और लैंड ओनर्स ने सपोर्ट किया उसको जर्मनी में को यूनाइट करने में। और जो प्रशियन आर्मी है उसके जो लैंड ओनर थे उन्होंने सपोर्ट किया। ये इन्होंने यूनाइट करते करते उन्हें तीन वॉर लड़े, और उन्होंने 3 वॉर 7 सालों में लड़े। 3 वॉर्स इन 7 ईयर्स विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। उन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ 3 लड़ाइयाँ लड़ी, वो भी 7 सालों तक। जैसे कि ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट उन्होंने लिया, फिर उन्होंने डेनमार्क का कुछ पार्ट लिया, फिर उन्होंने फ्रांस का कुछ पार्ट लिया, और इन तीनों पार्टों को लेकर अपने जर्मनी में यूनाइट किया और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जर्मनी को। इसे हम बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इन 1871 केसर विलियम वन प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। जो 1871 है उसमें केसर विलियम वन, ये एक राजा का नाम है, ये जुबा केसरी नहीं है, ये राजा का नाम है। कई लोग इसे जुबा केसरी समझने लगते हैं, ये राजा का नाम है। उसका राजा का नाम है कि प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर। जो केसर विलियम है वो उसे घोषित कर दिया गया था जर्मनी का राजा। मॉडर्नाइज्ड करेंसी, बैंकिंग एंड जुडिशियल सिस्टम। और ये जो केसर विलियम वन है इसने करेंसी मॉडर्नाइज की, बैंकिंग मॉडर्नाइज किया, जुडिशियल सिस्टम ने इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली ये प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं। तो ये था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसमें कैसे इन्होंने लड़ाई की और मोनार्की से अपोज हुए, जंकर्स ने उन्होंने उनका साथ दिया 3 सालों तक, वो 7 सालों तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, 3 लड़ाइयाँ विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, और आखिरकार उन्होंने 1871 में एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया और पूरा यूनाइट कर दिया गया था जर्मनी को। वहाँ पे केसर विलियम वन को वहाँ पे बना दिया गया था एक इंडिपेंडेंट एम्परर। अब बात आता जाती है इटली पे। इटली कैसे यूनाइट हुआ, इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। इन मिड 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इन 7 स्टेट्स। 19th सेंचुरी के बीच में इटली डिवाइड किया गया था 7 स्टेट्स में। 19th सेंचुरी का ये बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं। 19th सेंचुरी का मतलब ये नहीं कि उसके आगे 19 आएगा। 19th सेंचुरी का मतलब है कि उसके किसी भी चीज़ के आगे नंबर के आगे 18 आ जाए और उसके बाद 2 नंबर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये नंबर 1859, इसे हम बोलेंगे 19th सेंचुरी का। इसमें हुआ था कि जो 19th सेंचुरी है उसमें जो इटली है उसको 7 स्टेटों में डिवाइड किया गया था। लेकिन इटली के लोग हैं वो चाहते थे कि ये यूनाइट हो, लेकिन वो ऑलरेडी 7 स्टेटों में बटा हुआ था, इसलिए उन्होंने फिर से वहाँ पे रिवोल्ट किया। ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसका कि वन वॉज रूल्ड बाय किंग विक्टर। उनमें से जो एक है एक स्टेट है वो एक विक्टर राजा था, किंग विक्टर से वहाँ पे रूल किया गया था। और गिज़प माज़िनी मेड अ प्लान टू यूनिफाई द इटली। जो गिज़प माज़िनी हमने पहले उसके बारे में पढ़ा, उसकी छोटी सी बायोग्राफी पढ़ी। उसने जो है वो इटली को यूनिफाई करने का सोचा। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे कैवर, उन्होंने मूवमेंट को हेड किया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रियन स्टेट्स को 1859 में वहाँ पे डिफीट किया और उसे यूनिफाई किया। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे है जो है इटली का मैप। 1860 में जो जिज़प माज़िनी है, सॉरी गिज़प गरीबाल्डी ने सपोर्ट किया मूवमेंट को एंड डिफीटेड साउथ इटली बाय विनिंग सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स। जो 1860 में गिज़प गरीबाल्डी ने किंग विक्टर का साथ दिया और उन्होंने उसे सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया उन्होंने उसे? सपोर्ट किया, वैसे सपोर्ट किया भाई भाई के चक्कर में। एंड डिफीटेड साउथ इटली बाय विनिंग सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स। उन्होंने उसको सपोर्ट किया और उन्होंने साउथ जो इटली है उसे भी फाइनली यूनाइट कर दिया। 1861 में विक्टर एमेनुअल को प्रोक्लेम किया गया था किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। अब एक इटली है जो है वो पूरा यूनाइट हो गया था और उसका जो राजा है उसे अब बना दिया गया था विक्टर एमेनुअल। जैसे कि पहले जर्मनी में केसर विलियम वन बनाया गया था, वैसे ही इटली में बना दिया गया था राजा विक्टर, किंग विक्टर एमेनुअल टू।
ये था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इस तरह से इटली यूनिफाई हुआ था। कैसे गिज़प गरीबाल्डी ने उनका साथ दिया और फिर उन्होंने उनका लोगों का साथ जीत के वहाँ पे उसे कर दिया यूनाइट। अब बात आ जाते हैं तीसरे केस पे। तीसरा केस है ब्रिटेन। ये काफ़ी स्ट्रेंज केस है, आपकी बुक में लिखा हुआ है ब्रिटेन स्ट्रेंज केस। 4 स्टेट्स ब्रिटेन में, बेसिकली 4 स्टेट्स थे, जैसे कि इसमें 7 स्टेट्स थे ना, इटली में इसमें 4 स्टेट्स हैं। पहला स्टेट है ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड वेल्स। ये सभी इसके 4 स्टेट्स थे। इसमें एक्ट ऑफ यूनियन उन्होंने लागू किया। जैसे कि ब्रिटेन का केस स्ट्रेंज क्यों है, ये ऐसे है क्योंकि इटली और जर्मनी में हमने देखा कि इन्होंने डायरेक्टली फाइट करके कब्जा कर लिया था और इटली और जर्मनी को यूनाइट कर दिया था। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं हुआ था। ब्रिटेन में जो है और उनमें उन्होंने एक पहले एक्ट लागू किया। उस एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। 1707 में लागू किया। वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश पार्लियामेंट। इंग्लिश पार्लियामेंट ने ये एक्ट लागू किया। उस लागू में उस जो एक्ट में उसमें क्या हुआ था ये हम देखेंगे। इंग्लैंड इम्पोज इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के ऊपर इन्फ्लुएंस किया। वो उस एक्ट के बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं है, हमें बस ये पता है कि जो एक्ट ऑफ यूनियन है उसके तहत स्कॉटलैंड रिप्रेस हो गया था और रिप्रेस टू स्पीक देयर लैंग्वेज एंड फॉलो देयर कल्चर। बेसिकली उन्होंने डायरेक्टली लड़ाई करके नहीं जीता स्कॉटलैंड को, उन्होंने पहले एक एक्ट लागू किया, फिर उन्होंने अंदर ही अंदर उसको जीत लिया स्कॉटलैंड को। रिप्रेस्ड टू स्पीक देयर लैंग्वेज। अब वो जो स्कॉटलैंड है वो रिप्रेस हो रहा था, जैसे कि वो कोई उन्हें अपनी लैंग्वेज नहीं बोलने देता था, कोई उनको कल्चर नहीं करने देता था। और वो इंग्लिश थे, जो इंग्लिश हेल्प्ड प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड। अब बात आ जाती है यहाँ पे आयरलैंड की। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसमें 4 स्टेट्स थे। पहला स्टेट थे ब्रिटेन, दूसरा स्कॉटलैंड। अब ब्रिटेन ने एक्ट ऑफ यूनियन लगा के स्कॉटलैंड को तो ले लिया, लेकिन अब उसकी बारी है आयरलैंड भी लेने की। फिर उसका पूरा जो ब्रिटेन है वो यूनिफाई हो गया था। अब यहाँ पे आ गया है आयरलैंड। इंग्लिश हेल्प्ड प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू हैव डोमिनेंस ओवर कैथोलिक्स। बेसिकली जो आयरलैंड है वो एक ऐसा कंट्री था जिसमें बहुत सारे डिविजन्स थे, जैसे कि एक कैथोलिक्स थे, कोई प्रोटेस्टेंट्स थे आयरलैंड में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कि प्रोटेस्टेंट्स को बहुत सारी पावर दे दी और वो कैथोलिक्स के ऊपर राज करने लगे प्रोटेस्टेंट्स। इस तरीके से जो कैथोलिक्स थे उन्होंने रिवोल्ट किया ब्रिटिश में, ब्रिटेन में टू टेक डोमिनेंस, लेकिन वो फेल हो गया था। उन्होंने काफ़ी सारी फेल्ड रिवोल्ट भी लड़े, जैसे थे वोल्फ टाउन और यूनाइटेड आयरिशमैन ने लड़े थे कुछ रिवोल्ट्स, लेकिन वो फेल हो गए थे और प्रोटेस्टेंट्स ने उनके ऊपर राज कर दिया था कैथोलिक्स के बारे में के ऊपर। आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड विद यूके इन न्यू ब्रिटिश नेशन फॉर्म्ड। जो आयरलैंड था वो कैसे ब्रिटेन के साथ इनकॉर्पोरेट किया गया था। आयरलैंड जो बेसिकली ब्रिटेन ने जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनको दे दी पावर। अब प्रोटेस्टेंट्स भी खुश और कैथोलिक्स थे वो खुश नहीं थे, लेकिन कैथोलिक सोच रहे थे कि हाँ प्रोटेस्टेंट्स को उन्होंने पावर दे दी, हमको नहीं दी। तो कैथोलिक वो रिवोल्ट कर रहे थे और कैथोलिक उनकी रिवोल्ट सह नहीं पा रहे थे क्योंकि वो ब्रिटेन बहुत ज़्यादा थे और कैथोलिक्स बहुत कम थे, इसलिए कैथोलिक तो वो गुलाम बन गए थे। लेकिन धीरे धीरे बाद में उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स के ऊपर भी अपनी गुलामी शुरू कर दी। जो ब्रिटेन है उन्होंने पूरे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों के ऊपर अपना राज किया और उन्होंने पूरा राज करके एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जो था ब्रिटिश स्टेट फॉर्म किया। उसका नाम था इंग्लैंड, ग्रेट इंग्लैंड बोल देते हैं हम उसको। ये एक ब्रिटेन की कहानी है, ये काफ़ी अलग कहानी है। उन्होंने पहले एक्ट लागू किया, फिर उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को पावर दी, उससे कैथोलिक्स कब्जे में आ गए, फिर बाद में उन्होंने प्रोटेस्टेंट से भी पावर छीन ली। इस तरीके से ब्रिटेन भी अब यूनाइट हो गया था। ब्रिटेन ने जो चारों जो है स्टेट्स उन चारों को यूनाइट कर दिया था। आप स्क्रीन पे ब्रिटेन का मैप देख पा रहे हैं। ये यहाँ पे स्कॉटलैंड, ये आयरलैंड, वेल्स, ब्रिटेन है, ये पूरा मिलकर ये बनता है ब्रिटेन। इसे हम ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं। अब बात आ जाते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन पे। अब जो है सारे यूनाइट हो गए थे, उसके बाद क्या था वो था विजुअलाइजिंग द नेशन। ये बेसिकली रोमांटिसिज्म आ गया है यहाँ पे कि जो लोग हैं वो कैसे विजुअलाइज करते थे अपने नेशन को। जैसे कि जो इंडिया है, इंडिया में भारत माता है वो काफ़ी डोमिनेंट फोटो थी
डोमिनेंट इमेज थी वो लोगों के दिलों में बसी हुई थी। भारत माता को लोग भारत की तरह भारत मान लेते थे, भारत माता को इस तरीके से, जैसे कि विजुलाइज करना किसी चीज़ों को, इसे हम बोलेंगे विजुलाइजेशन। यहाँ पे हम देखेंगे इसमें एक टर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, उस टर्म का नाम है एलिगरी। एलिगरी का डेफिनेशन क्या है ये हम देख लेते हैं। अ पर्सन और थिंग विच एक्सप्रेसेस एनी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज कॉल्ड बेसिकली एलिगरी। जो एलिगरी है वो कोई भी पर्सन या थिंग है, कोई भी चीज़ जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करे उसे हम बोलेंगे एलिगरी। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जर्मेनिया है, ये जो फोटो है ये जर्मेनिया की फ़ोटो है। इस फोटो में है जो ये जर्मेनिया है वो रिप्रेजेंट कर रही है जर्मनी को, इसलिए जो ये जर्मेनिया है ये हो गई एलिगरी ऑफ जर्मनी। जैसे कि भारत माता भारत को रिप्रेजेंट करती थी, मैरियाना फ्रेंच को रिप्रेजेंट करती है, और वैसे ही जर्मेनिया जर्मन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स आते हैं इंपॉर्टेंट, उसके हम मीनिंग्स देख लेते हैं। इसमें जो पहला सिंबल है वो है ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का सिंबल है बीइंग फ्रीड। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फोटो में, ये है ब्रोकन चेन, इसका मतलब होता है कि हम फ्री होना। और दूसरा यहाँ पे जो सिंबल है वो है ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल। ब्रेस्ट की जो चेस्ट की जो प्लेट है उसके ऊपर अगर ईगल छपा हो तो उसे हम उसका जो सिग्निफिकेंस क्या होगा, उसका सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, उसका सिंबल होगा स्ट्रेंथ। कि जैसे कि हमारे स्ट्रेंथ है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम भी स्ट्रेंथ है। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल मैरियाना के आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पे एक प्लेट है वो रिप्रेजेंट करती है जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ को। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्राउन ऑफ ओक लीव्स रिप्रेजेंट करता है हीरोइज्म को। जैसे कि इसके इसके सिर पे देखिए आप, जर्मेनिया के सिर पे ये जो क्राउन पहना है ये ओक लीव्स का क्राउन है। इसे इससे रिप्रेजेंट होता है हीरोइज्म। फिर इस स्वॉर्ड रेडीनेस टू फाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वॉर्ड, यहाँ पे भी स्वॉर्ड है, ये पड़ी हुई है जो ये स्वॉर्ड बोलते हैं इसे। और ये आप जर्मेनिया के हाथ में देख सकते हैं ये स्वॉर्ड, इसे रिप्रेजेंट होता है रेडीनेस टू फाइट, मतलब कि कभी भी लड़ाई करने को तैयार। ओलिव ब्रांच अराउंड अ स्वॉर्ड, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्वॉर्ड है उसके आसपास ओलिव ब्रांच है। इसका मतलब क्या है देख लेते हैं हम। इसका मतलब है विलिंग टू मेक पीस। जिसकी ओलिव है वो काफ़ी जो माना जाता है पीस से रिलेटेड, और जो उन्होंने अब स्वॉर्ड के ऊपर भी ओलिव लगा दिया, इसका मतलब कि जो स्वॉर्ड है वो उससे भी अब पीस करेंगे। जैसे कि आप जर्मेनिया के हाथ में देख सकते हो, जर्मेनिया के हाथ में भी ये है जो स्वॉर्ड है उसके ऊपर भी ये ओलिव ब्रांच लगी हुई है। इसका मतलब कि पीस को ये फैलाना चाहते हैं, विलिंग टू मेक पीस। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये जो ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर है ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक रेड एंड ये गोल्ड, ये सिंबल है बेसिकली फ्लैग है जर्मनी का। फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1948 बैंड बाय ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स, ये एक बेसिकली आप इसे फ्लैग से समझ सकते हो। जर्मनी का जो फ्लैग है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे ब्लैक रेड एंड येलो। ये तो रिप्रेजेंट करता ही है जो फीलिंग ऑफ जो लिबरल एंड नेशनलिस्ट, ये उनकी फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली नेशनलिज्म की फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है उसके नेशन का फ्लैग, उनके नेशन का ये फ्लैग है। रेज ऑफ रेजिंग सन बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, अब आप यहाँ देख सकते हैं इनके पीछे ये रेज है जो सन की, ये रेज, इन रेज का मतलब है कि बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर, की किसी नए दौर की शुरुआत हुई है। ये सन रेज का मतलब यही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सन रेज से नए दिन का शुरुआत होता है, वैसे यहाँ पे सन रेज से एक नए दौर की शुरुआत हुई है। इस नए दौर में क्या है, सभी यहाँ पे बराबर है, कोई यहाँ पे मोनार्की नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। इसी के साथ हमारा फिनिश हो जाता है यूनिट नंबर 5। हम आ जाते हैं अब आखिरी यूनिट पे जो है यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। ये है कि हम नेशनलिज्म के बारे में तो हमने पहले पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इम्पीरियलिज्म के बारे में। इम्पीरियलिज्म होता है वो होता है एन आइडियोलॉजी इन विच नेशंस वर कीन टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिस आइडियोलॉजी के तहत जो नेशंस है वो कीन थे, मतलब कि वो चाहते थे कि जो हमारी टेरिटरीज हैं वो बढ़े, वो एक्सपैंड हो, वो हम किसी और देश के ऊपर कब्जा करें, इसे हम बोलेंगे इम्पीरियलिज्म।
इसमें एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये है बाल्कन्स का एग्जांपल। बाल्कन्स की मैप की इमेज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यह है बाल्कन्स। बाल्कन्स अकेले में इतने सारे कंट्रीज है छोटे छोटे, वो है रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्ज़गोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो। ये बहुत सारे जो कंट्रीज है वो इंक्लूड थे बाल्कन्स में। बाल्कन्स एक जियोग्राफिक लैंड है, को बोलेंगे बाल्कन्स। बाल्कन्स वॉज रूल्ड बाय ओटोमन एम्पायर। बाल्कन्स था वो ओटोमन एम्पायर को रूल किया गया था। ओटोमन एम्पायर, कई बच्चे पूछते हैं ओटोमन एम्पायर क्या होता है। ओटोमन एम्पायर बेसिकली टर्की के जो राजा महाराजा थे उनको कहा जाता था। जो टर्की था, जो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो साउथ वेस्ट एशिया में आप देखोगे टर्की, टर्की के आसपास जितना भी एरिया है वो ओटोमन एम्पायर का एरिया है। वहाँ पे ओटोमन जो वहाँ की राजा महाराजा थे उन्होंने काफ़ी दूर दूर तक कब्ज़ा किया गया था। उसी कब्ज़ा किए गई ज़मीन को हम बोलेंगे ओटोमन एम्पायर, और उनमें से एक थी बाल्कन्स। और इसलिए ओटोमन एम्पायर है वो टर्की के राजा महाराजा को बोला जाता है। वन बाय वन एवरी कंट्री ब्रोक अवे इट्स कंट्रोल। जो बाल्कन्स की इतने सारे कंट्रीज थे, एक 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 करके सभी ने जो ओटोमन एम्पायर से अपना जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिपेंडेंट कंट्री की क्लेम की, जैसे कि वन बाय वन एवरी कंट्री अवे फ्रॉम कंट्रोल बाल्कन्स बेस्ड देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस। सभी कंट्री एक 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 करके इंडिपेंडेंट हो गए और उन्होंने इंडिपेंडेंस की क्लेम की कि हम भी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, उन्होंने ऐसा क्लेम किया। बाल्कन्स बिकेम एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हमने यहाँ पे देखा इम्पीरियलिज्म। बाल्कन्स अभी इंडिपेंडेंट तो हो गए थे लेकिन वो अभी भी खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि हमारा एरिया और भी बड़ा हो, और वो बेसिकली इम्पीरियलिज्म जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करने लगे थे। बाल्कन्स बिकेम द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। बाल्कन्स में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये बाल्कन्स का मैप है। इसमें जो बाल्कन्स जैसा भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो गए थे, ये दे बैटल विद ईच अदर टू गेन मोर टेरिटरी। जो बाल्कन्स के स्टेट्स हैं जैसे कि रोमेनिया, बल्गेरिया और बहुत सारे यूरोप के स्टेट्स, उन सभी ने अपने आसपास लड़ाई करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड कर सके। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि फ्रांस ने जो उनकी जो टेरिटरीज़ है उसके ऊपर बाउंड्रीज़ लगा दी थी ताकि वो आगे उनके ऊपर कोई हमला ना कर पाए। लेकिन इम्पीरियलिज्म के तहत भी लोगों के अंदर ये चाह थी कि हम भी हमारी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करें, बेसिकली दूसरे देशों के ऊपर कब्ज़ा करने की चाह थी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्म आएगी, वो थी राइवलरी। इसका हम मीनिंग देखते हैं क्या है। इसका मीनिंग है कंपटीशन टू गेन मोर पावर एंड टेरिटरी। ये एक बाल्कन्स और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में एक ऐसा कंपटीशन था कि कौन पहले वॉर लड़ेगा, कौन सबसे किसके पास सबसे ज़्यादा टेरिटरी होगी, लैंड होगी। ये होता है राइवलरी। वो सीन इन बाल्कन्स, यही राइवलरी बाल्कन्स पे देखी गई थी। मतलब कि जो बाल्कन्स थे वो अपने जो कंट्रीज़ थे वे अपने आसपास वाले कंट्रीज़ से लड़ाई करने लगे थे ताकि वो उनकी जो टेरिटरीज़ है वो एक्सपेंड हो। इसे हम बोलेंगे इम्पीरियलिज्म। इसका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है बाल्कन्स का। ऑल यूरोपियन कंट्रीज़ वर कीन टू गेन मोर एंड मोर पावर। जितने भी यूरोप के कंट्रीज़ थे सभी ने अपने आसपास वाले कंट्रीज़ को तबाही मचानी शुरू कर दी, उनको बेसिकली कब्ज़ा करना शुरू कर दिया उनके ऊपर, और उसकी वजह से अब वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। उसके बारे में हम जानेंगे अभी कुछ पलों में। रशिया, जर्मनी एंड इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी वर कीन टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज ओवर बाल्कन। जो रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया हंगरी, ये 5 स्टेट कंट्रीज़ थे। इन पांचों कंट्रीज़ ने मिलकर प्लान किया कि वो बाल्कन्स के ऊपर कब्ज़ा करेंगे क्योंकि वो चाहते थे कि हाँ उनकी टेरिटरीज़ और भी बड़ी हों, उनके एक्सपैंड हो टेरिटरीज़। इसलिए जो ये 5 कंट्रीज़ थे, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, इन्होंने चाहा कि वो बाल्कन्स के ऊपर अटैक करें और उसको अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपैंड करें। यही एक बहुत बड़ा रीज़न था वर्ल्ड वॉर 1 का। इसी की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हो गया था, और रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, इन 5 कंट्री के बीच में और अकेले बाल्कन्स के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। उस युद्ध को हम अच्छे से जानते हैं, उस युद्ध का नाम है वर्ल्ड वॉर 1।
और कुछ समय के बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी हो गया, तो उसके बारे में हम जानेंगे। इसी के साथ हमारा फिनिश होता है ये चैप्टर। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कोई भी इसमें डाउट हो, कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर कुछ भी जो पॉइंट समझ रहे हो वो समझाना हो, वो मैं दोबारा समझा सकता हूँ। आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं, या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है वो मैं बना दूंगा। आप लोग बस कमेंट्स में टाइप कर दीजिए। ये था हमारा यहीं पे चैप्टर, ये खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम धीरे धीरे सभी चैप्टर्स की वीडियो लाएंगे और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से करा देंगे। अगर आप डायरेक्टली बुक में से पढ़ेंगे ये चैप्टर तो आपको ये बहुत लॉन्ग लगेगा, लेकिन हमने ये देखिए काफ़ी कम टाइम में इसे ख़त्म कर दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।